मंच पे आसीन सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श। मैं आज का विषय शुरू करने से पहले अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं कोमल वशिष्ठ एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। एक ऐसा परिवार जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़ोर दिया जाता है। इसीलिए मेरे माता पिता ने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से मुझे MBA करवाया। MBA करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कम से कम 10 इयर्स तक जॉब किया। लेकिन बचपन से ही ग्रह नक्षत्रों के टूवर्ड्स एक रुचि होने के कारण मैंने एस्ट्रोलॉजी में ही आगे बढ़ने का सोचा। और जैसे गुरु माँ ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी आप नहीं चुनते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिल सका कि मैं ज्योतिषाचार्य की शिक्षा को प्राप्त कर सकूँ। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय एक ऐसा विषय है जिसे हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभार तो ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। चाहते ना चाहते हुए भी ये हमारे सामने अक्सर आता ही रहता है। ये है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यानी कि सोच, यानी कि चिंता। चिंता तो हम सभी करते हैं, कभी भविष्य की चिंता तो कभी भूतकाल में घट चुकी घटनाओं की चिंता। लेकिन जब ये चिंता हमारे मन में घर कर जाती है और मन में एक भय उत्पन्न कर देती है तो ये चिंता एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। तो आज का मेरा विषय यही है, क्या है एंग्जाइटी, कैसे होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। वैसे तो हम सभी एस्ट्रोलॉजर हैं और चाहते ना चाहते हुए हमें हर रोज़ एंग्जाइटी का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास आने वाला हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी चिंता से ही ग्रसित होता है। इसीलिए एक अच्छे ज्योतिषाचार्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारे पास जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ आया है कि हम उसकी ज़िंदगी की सभी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ उसकी इस समस्या का समाधान करें। आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक युवक, एक नौजवान युवक जिनका नाम रमेश, इसी प्रकार से एंग्जाइटी से ग्रस्त, चिंता से ग्रस्त, भविष्य में क्या होगा, नौकरी कैसे चलेगी, कहीं नौकरी छूट तो नहीं जाएगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, घर के कर्ज कैसे उतरेंगे। जब इन चिंताओं ने रमेश को पूरी तरीके से घेर लिया और वो अपने जीवन से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान लिया जाए। और वो चल पड़े एक एस्ट्रोलॉजर के पास। वो गए और उन्होंने अपने जीवन का सारा वृतांत सुनाया। एस्ट्रोलॉजर ने बहुत प्यार से उनकी बात सुनी और जाते समय उन्हें एक नग धारण करने के लिए कहा। रमेश ने पूरे विश्वास के साथ ये नग धारण किया कि नग धारण करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के सारे कष्टों से उभर सकेंगे। मगर दुर्भाग्यवश काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी परेशानी दिन बर दिन बढ़ती ही चली गई। उन्होंने सोचा चलिए एक बार और किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर देखते हैं। वो किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनसे भी अपनी ज़िंदगी का सारा दुख खोलकर बता देते हैं। मगर ये एस्ट्रोलॉजर उनकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझ जाते हैं कि ये मानसिक परेशानी से ग्रसित हैं। इन्हें मानसिक सांत्वना देने की ज़रूरत है। वो उसे मोटिवेट करते हैं, उसके नकारात्मक हो चुके विचारों को सकारात्मकता में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं और अंत में उन्हें एक नग पहनने के लिए कहते हैं। जब रमेश उनके ऑफिस से निकलता है तो उसके मन में एक उत्साह होता है, एक उम्मीद होती है कि अब तो मैं अपनी ज़िंदगी के कष्टों से
ज़रूर उभर पाऊँगा। कुछ समय व्यतीत होता है और रमेश की ज़िंदगी में अब सकारात्मक चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मगर ये कैसे संभव हो सका? क्या ये उस नक के कारण था? ये संभव हो सका उस सकारात्मक सोच के कारण जो उस ज्योतिषाचार्य ने रमेश के मन में भर दी। वो सकारात्मक सोच, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं और हमारे कर्म हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तब हमारे कर्म भी सकारात्मक होते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर कठिन समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब कभी भी हम सुखी होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम कुछ नया नहीं सीखते। लेकिन जब कभी भी हम परेशान होते हैं और उस परेशानी से उभरना चाहते हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करके वहाँ से उभरने की कोशिश करते हैं और हमारा हर डिफ़िकल्ट टाइम, हमारा हर नकारात्मक समय हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाता है। यही सोच रमेश के मन में भी उत्पन्न हुई और धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक होने के कारण वो नग भी उसके लिए काम करने लगा। अब आइए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। क्या है एंग्जाइटी? एंग्जाइटी एक चिंता है। चिंता एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करती है, एक ऐसा लूप क्रिएट करती है जिसके बीच में हम फंस जाते हैं। उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते हमें सिर्फ एक चिंता, एक भय सताता रहता है। ये चिंता कई प्रकार की हो सकती है। भविष्य की चिंता, कर्ज बढ़ने की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बच्चे के विवाह की चिंता, नौकरी की चिंता, किसी भयानक बीमारी की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, भूतकाल में घट चुकी घटनाओं की चिंता। तो यही एंग्जाइटी के प्रकार हैं। लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि आपके पास जो व्यक्ति आया है कहीं ये एंग्जाइटी का शिकार तो नहीं? एंग्जाइटी से ग्रसित इंसान हमेशा एक घबराहट में रहता है, एक भय में रहता है, मन में एक चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत अधिक लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, भूख बहुत ज़्यादा या बहुत कम लग सकती है, नींद बहुत ज़्यादा या बहुत कम आती है। तो ये सब लक्षण हैं एंग्जाइटी के ही। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के उपाय बेहद सरल हैं। हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी ज़िंदगी को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान आता है व्यायाम का, योगा का। हमारे हिंदुस्तान की तो योगा वैसे भी धरोहर रहा है, हमारे ऋषि मुनि भी इसको फॉलो करते थे। तो योगा प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर लाइफ। योगा करने से क्या होता है, व्यायाम करने से बेसिकली क्या होता है, इसको साइंटिफिकली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या में योगा को इंक्लूड कर देते हैं या किसी भी वर्कआउट को, किसी भी व्यायाम को इंक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, हमारे ब्रेन में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है और ब्रेन में रक्त का प्रवाह अच्छे से होने से उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भरपूर रूप से आ पाती है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाती है तो हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, सकारात्मक विचार ही सकारात्मक कार्यों को उत्पन्न करते हैं। दूसरा, संतुलित आहार। कहते हैं हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व हमारे भोजन से भी तय होता है। तो
संतुलित आहार खाइए, शाकाहारी बनिए, मांसाहारी भोजन को त्यागिए, क्योंकि शाकाहारी भोजन हमें फिर सकारात्मकता की ओर ही लेकर जाता है। तीसरा, मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना, यानी कि उस परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित करना, वो परमात्मा जिसकी वजह से ये पूरा संसार चलायमान है। जब हम उस परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें जीवन में कई नए रास्ते ऐसे मिलते हैं जो हमें अपनी परेशानियों से कोसों दूर ले जाते हैं। चौथा उपाय, अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसा विचार जो आपके मन में भय उत्पन्न करता है, उस विचार से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपने मन को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर और समय, टाइम अपने ब्रेन को इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम कोई भी काम कम से कम 21 दिन के लिए करते हैं तो हमारी माइंड एंड बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और हम उस लूप से, उस पैटर्न से जो हमें एंजाइटी की ओर लेके जा रहा है, उसको तोड़कर उसमें से बाहर इजीली आ सकते हैं। मुझे रुचि जी ने बोला है कि टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा सा जल्दी अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगी। नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन ऑल्सो। ओके, सो अभी बात करते हैं। मैं आपके सामने एक अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास कुछ समय पहले एक महिला आई जो कि एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। अच्छा, पैसा भी अच्छा था, बच्चे भी अच्छे थे, परिवार काफ़ी सपोर्ट करता था, लेकिन बैड लाइफस्टाइल के कारण कई बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी और यही परेशानी, यही भय दिन बर दिन उन्हें सताता जा रहा था। जब वो मेरे पास आई और उन्होंने बात करी तो मैं समझ चुकी थी कि ये एंग्जाइटी की शिकार हो चुकी हैं। वो मुझे बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मैं उन्हें एक नग पहनने के लिए दूँ। उनके कहने पर मैंने उन्हें एक नग पहनने के लिए दे दिया, लेकिन साथ ही मैंने उनसे ये कहा कि ये नग तभी काम करेगा जब आप अपने जीवन में कुछ कराएंगी। सबसे पहले तो मांसाहारी भोजन त्याग दीजिए, शाकाहारी भोजन पर आ जाइए। अपनी ज़िंदगी में व्यायाम को ऐड कीजिए, योगा ऐड कीजिए। अगर और कुछ नहीं कर सकती तो आप सिर्फ वॉक कीजिए। साथ ही कम से कम 21 दिन के लिए ध्यान लगाइए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उनके नाम से दिन में कम से कम 3 माला कीजिए, क्योंकि वो इतने भय में थी और अपने इस भय से किसी भी तरीके से निजात पाना चाहती थी। तो उन्होंने मेरी हर एक कही बात को बहुत अच्छे से फॉलो किया। जैसे जैसे मैंने जो कहती गई वो वैसे वैसे ही करती चली गई। जब 21 दिन के बाद वो मुझसे मिलने के लिए आई तो वो एक डिफरेंट पर्सन थी। अब वो तैयार थी अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को हिम्मत के साथ सामना करने के लिए। तो ये हो सका सिर्फ उन कुछ रेमेडीज़ की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाने की वजह से। आइए, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लास्ट में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर एस्ट्रोलॉजर्स। तो किसी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी की बात किए बिना तो कोई भी स्पीच शायद पूरी हो ही नहीं सकती है। एक्सक्यूज मी। सो ये हम सभी जानते हैं कि जब कभी हमारा जो मून है, जो चंद्रमा है, ये सबकॉन्शियस माइंड का कारक है, और जब कभी भी मून मेलेफिक इफेक्ट्स देता है या फिर कुंडली में इसकी पोजीशन हार्मोनियस नहीं होती है, फेवरेबल नहीं होती है, तो ऐसे में एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो मून को स्टेबल करने के लिए क्या किया जाए? चांदी की ग्लास में पानी पीना बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। सेकेंड रेमेडी, अगर मोती को चांदी की अंगूठी में पहना जाए तो उससे भी काफ़ी अच्छा फल मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी दिनचर्या की शुरुआत अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ करें। दुर्भाग्यवश अगर माँ नहीं है पास में, आप आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो जिस किसी को भी माँ का दर्जा देते हैं, चाहे वो बड़ी बहन है या बड़ी भाभी है, उनके चरण स्पर्श कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो गौ माँ की सेवा कीजिए, क्योंकि वो तो सभी की माँ है। हर रोज़ उन्हें रोटी और गुड़ खिलाइए। ऐसा करने से चंद्रमा
पॉजिटिव होता है, स्टेबल होता है और एंजाइटी और डिप्रेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद।